नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। कल मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कुछ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम थी, अब सॉर्ट आउट हो गई है। आपसे चर्चा मुझे करनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जापान और उसके बाद चाइना। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चाइना में है। 2018 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। 7 साल का गैप काफी बड़ा गैप होता है। शी जिनपिंग 2019 में आए थे और उस समय चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे थे। पिछले वित्तीय वर्ष में $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ था, यानी कि उनके आयात के बगैर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चल नहीं सकती। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जीडीपी का हिस्सा 15 से 13% आ गया है। और दूसरी तरफ जापान और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जापान ने कुछ अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब भारत को और अमेरिका को एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स, मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें के एक्सपोर्ट या एपीआई इंपोर्ट के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हम लोग चाइना से एपीआई इंपोर्ट कर रहे थे, फार्मा यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 250% तक पेनल्टी वो लगा देंगे फार्मा में, अगर हम रशिया से तेल खरीदते रहे। और तमाम मीडिया के जरिए ये बताया जा रहा है कि एक ही बिजनेस हाउस को फायदा $16 बिलियन का हो गया, $17 बिलियन का हो गया। भाई, हमारी स्टेट कंपनीज ने भी तो 80,000 करोड़ रुपए कमाया, तो वो 80,000 करोड़ रुपए कहां गया? वो किस कंपनियों में निवेश हुआ? इसका लेखा जोखा उन स्टेट रन ऑयल कंपनीज के साथ भी करना चाहिए। तो एक तरीके से भारत अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। नहीं तो जापान में जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और अब वो जापान से जब चाइना जा रहे हैं, तो भारत के लिए क्या मुश्किलें हैं, क्या वो दुविधाएं हैं जिसको पार करके जाना है, और क्या भारत की नैया, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने हम पे टैरिफ लगा दिया 50%, क्या इससे हम निजात पा सकेंगे? आपके आपके क्या कमेंट्स हैं? धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, आपने बहुत विस्तार से प्रस्तावना में जो लंबा सवाल किया है उसका बहुत छोटा उत्तर ये है कि भारत बुरी तरह से फंस गया है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये पुराना हमारा फिल्मी गाना है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत पिछले 11 साल में अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, जो एक स्थापित विदेश नीति थी। और यही वजह है कि ये पहला मौका है कि अमेरिका इस तरह से भारत पर हावी है। प्रतिबंध पहले भी लगे हैं, इंदिरा गांधी के समय में भी बात आई, अटल बिहारी जी के समय में भी इस तरह की दादागिरी हुई, लेकिन इस समय जो सीने पे बंदूक रख के बात हो रही है, जो व्यवहार हो रहा है, वो बड़ा शर्मनाक है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपनी विदेश नीति को स्थिर नहीं रख पाए। जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पुरानी नीति थी, प्रामाणिक विदेश नीति थी, उससे हम भटक गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं। इधर हुआ है उधर खाई है। आप अगर जापान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो जापान किसी भी सूरत में, दुनिया के सब लोग जानते हैं कि पूरी तरह से चीन के खेमे में खड़ा नहीं होगा, कभी भी खड़ा नहीं होगा। उसे अमेरिका की जरूरत हर समय पड़नी है और हर कारण से पड़नी है। तो भारत को जापान ने जो उदारता पूर्वक, जो पुराने नेहरू युग के संबंध थे उसके आधार पर, जो आपने अभी बताया, रमादान कॉरिडोर के लिए $32 बिलियन का लोन दे दिया। लेकिन हमारी सरकार तो देश में मंदिरों का कॉरिडोर बनाने में उलझी रही। उसे ये अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर जो भविष्य में हमारे दोस्ताना संबंधों को मजबूत कर सकता था, उसकी फिक्र ही नहीं रही। और आज वो जो परियोजना है जिसके लिए $32 बिलियन मिला था, वो टप्पे खाती फिर रही है। एक पार्टी हाथ खड़े कर देती तो दूसरी पार्टी को दे देते, दूसरी हाथ खड़ी कर देती तीसरी को दे देते हैं। और वो भी सब वो पार्टियां हैं जो इनके गुजराती मॉडल पर, गुजराती सोच से काम करती हैं, बनाओ कम खाओ ज्यादा। इसलिए भारत की प्रतिष्ठा लगातार दांव पर है। अब सवाल है चीन में एससीओ के सम्मेलन का। एससीओ का सम्मेलन आप अगर बारीकी से देखें तो साधारण सम्मेलन नहीं है इस बार का सम्मेलन। भले ही एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये अंदाज नहीं है कि इनके कंधे पर बंदूक रख के चीन चलाना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। चीन ने जो एससीओ के स्थायी सदस्य हैं, उनके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे देशों को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया है जिनका वो इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करना चाहता है। और कंधा
भारत का, क्योंकि भारत बड़ा देश है, बड़ी आबादी का देश है और अब तथाकथित तौर पर तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो वो पर्दे के पीछे से इनको शिखंडी बना के अमेरिका से लड़ना चाहता है और उसका मकसद दुनिया जानती है, विस्तारवादी उसकी नीति है। बाजार में भी विस्तार चाहिए, क्षेत्रफलों में भी विस्तार चाहिए। उसके कितने मोर्चों पर ये विस्तारवादी नीति के कारण विवाद चल रहे हैं वो सबको मालूम। तो ऐसी स्थिति में एससीओ से भारत कुछ हासिल करके आने वाला नहीं है, बल्कि वो जो अदावत अमेरिका के साथ हमारी शुरू हुई है पिछले 1-1.5 महीने से, उसको और ज्यादा गंभीर बनाना चाहता है और ज्यादा गहरा बनाना चाहता है। और ऐसी अदावत जिससे कि बाद फिर बाहर निकलना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं हैं कि हम एक दरवाजा बंद करते हैं तो एक खिड़की खोल के रखते हैं संवाद की, लेकिन यहाँ तो संवाद ही नहीं हो रहा है। बल्कि अब तो जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है हमारे बीजेपी का, वो इस बात को प्रसारित कर रहा है कि ट्रंप का 4 बार फोन आया, हमारे मोदी ने उठाया ही नहीं। वो तो बिहार के इलेक्शन में चले गए, बिहार वहां घूमे आए। यानी उनकी इतना दुस्साहस करने वाले प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन सब जान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो गई है। जो ट्रंप ने कहा उसको लोगों ने अन्यथा लिया। राहुल गांधी ने उसका समर्थन किया कि हाँ ट्रंप सही कह रहा है, तो राहुल गांधी पे लोग हावी हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक तरफ जीडीपी अपनी बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं कि 7.8 हो गई है और इधर लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आप जो उत्पादन करना चाहते हैं उसकी खरीदार नहीं है। तो आप न चीन से बिगाड़ सकते हैं, न रूस से बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका से बिगाड़ना चाहते हैं, जो कि हर तरह से 21 बैठ रहा है लगातार। आप रूस और चीन के मदद से अमेरिका को हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी एक स्वतंत्र नीति, भारत की विदेश नीति होनी चाहिए, अर्थ नीति होनी चाहिए, और थी हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम इसमें बिल्कुल कंगाल थे कि हमारे पास विदेश नीति नहीं है, अर्थ नीति नहीं है। हमने 4-5 दशक तक उन्हीं नीतियों के सहारे हिंदुस्तान को चलाया और अमेरिका से व्यवहार किया। ट्रंप से बड़े बड़े डिक्सन जैसे राष्ट्रपति हुए, जितनी राष्ट्रपति उनको डील किया। लेकिन इस समय हम भाग रहे हैं, रण छोड़ रहे हैं। हम भारत के एक जो पारंपरिक सिद्धांत थे उनके आधार पर अमेरिका का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। तो कभी चीन जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी रूस जा रहे हैं, कभी फ्रांस जा रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी धरती पर खड़े होकर के जवाब दीजिए ना आप अमेरिका को कि आप ट्रंप आप टैरिफ लगाएं, आप जुर्माना लगाएं या कुछ भी करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये दुस्साहस आप दिखा नहीं पा रहे हैं और कभी चीन की शरण में है, कभी जापान की शरण में है। तो इससे आपकी कमजोरी निरंतर जाहिर हो रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि को जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में भारत भरपाई उसकी कर पाएगा। और इसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारी मौजूदा सरकार है। ये कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, और जो लोग संकोच कर रहे हैं वो देश का अहित कर रहे हैं। इस समय बहुत जरूरी था कि हम अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट का अलाइनमेंट सही रखते। हमने उस अलाइनमेंट को बिखेर दिया है। अब हम ना रूस के प्रिय हैं, भले ही हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, ना हम अमेरिका के प्रिय हैं। अमेरिका हमसे कह रहा है कि भाई रूस से तेल खरीदना बंद करो, हमसे लो। हम चीन से जो हमारे लगातार विवाद हैं, गलवान के विवाद हैं, सीमा क्षेत्रों के विवाद हैं, उसके बावजूद हम उसके यहाँ जाके रेड कारपेट वेलकम स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे जाहिर है कि हमारी कोई विदेश नीति नहीं है। हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को लेकर देश के हितों को दांव पर लगाए हुए, और इससे बचने की जरूरत है। और इससे बचा कौन सकता है? या तो हमारा प्रतिपक्ष इतना मजबूत हो या देश की जनता सड़क पर आ जाए। आपने देखा इंडोनेशिया में क्या हुआ। जरा सी है कि आपने जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए तो जनता ने सड़क पर आकर के संसद में आग लगा दी। और हमारे यहाँ आप कुछ भी करे जा रहे हैं। हम विदेश नीति पे आपको नहीं टोक सकते, घरेलू नीति पे आपको नहीं टोक सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का गला दबाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस पर नहीं टोक सकते। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? तो एससीओ की बैठक से आप देखेंगे कि जो हासिल इन्हें होना है उससे देश की प्रतिष्ठा बचेगी नहीं, उल्टे ये मकड़ जाल में चीन के फंस जाएंगे। आप जो भी कह रहे हैं मैं उसमें एक बात और जोड़ दूं कि मोदी और ट्रंप साहब की एक कॉन्वर्सेशन G7 समिट के दौरान जब वॉशिंगटन चले गए ट्रंप साहब अपना अभिभाषण करके,
और फिर मोदी साहब वहां आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि 35 मिनट मैंने ट्रंप साहब से बात की जब वो वॉशिंगटन एयरफोर्स वन में थे, और क्योंकि वो ग्रुप 7 के जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज की मीटिंग थी कनाडा में, उसमें वो पहले ही निकल गए थे, जिसमें मोदी जी का मिलना उनसे लगभग तय था। तो उसके बाद जब उन्होंने ऑफिशियली इनको इनवाइट किया, वो उस इनविटेशन पे वहां नहीं गए और अगले दिन मुनीर उनको मिलने पहुंच गए। और मुनीर ने दो काम किए, एक तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया, और दूसरा अपना ये भी जमा दिया कि आप ही के कहने पे हमने सीज फायर किया, अगर आप ना कहते तो पता नहीं जाने क्या क्या हो जाता। और भारत पर इतना प्रेशर पड़ गया ऑपरेशन सिंदूर पे, जब प्रधानमंत्री मोदी दहाड़े और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एक एक खून का बदला लेंगे जो हमारी महिलाओं का सिंदूर गया है। तो उसके बाद सीज फायर पर वो थर्ड पार्टी मेडिएशन पे एग्री कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था उसमें मेडिएशन जो थी वो बायलैटरली होनी थी, उसमें किसी का भी मध्यस्थता का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने मोदी साहब को फंसा दिया, ये कह के कि सीज फायर मैंने करवाया है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पे अनाउंसमेंट अगर मिस्री साहब करते, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर करते, या प्रधानमंत्री मोदी खुद करते कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने अभी के लिए उनको रोक दिया है, पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब कभी वो दोबारा टेररिस्ट अटैक होगा तब देखेंगे, तो क्या पहली बात हम ऑपरेशन सिंदूर को अब मान लें कि अल्प विराम हो चुका है, इसमें अब कुछ आगे होने वाला नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रंप के साथ रिश्ते खराब हुए और ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां बन गई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो क्या इसी वजह से रिश्ते खराब हुए और अब उन रिश्तों में वापस एक तरीके से जो खटास हो गई है वो कहीं ना कहीं वापस अब समावेशी होने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं? मोदी साहब के साथ वो रिश्ते अब नहीं रहेंगे जो पहले टर्म में ट्रंप के साथ रहते, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ ही रहा है। 25% पेनल्टी सिर्फ भारत पे लगी है, रशियन तेल, चाइना पे नहीं लगी, रशिया पे भी यूनिलैटरल सैंक्शन है। तो ये भारत के लिए तो बड़ा मजबूरी का विषय बन गया है। हमारे फार्मा फर्टिलाइजर्स जो इंपोर्ट आ रहा था, फार्मा इंपोर्ट में एपीआई इंपोर्ट चाइना से आ रहा था, अब वो फार्मा एक्सपोर्ट पे भी अगर 250% ड्यूटी लग गई तो हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स अगर नहीं आते हैं, क्रिटिकल हॉर्टिकल्चर के फर्टिलाइजर्स अगर नहीं आते हैं, तो हमारे जो किसान हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो श्रिम्प, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए सिंह साहब, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सारे अवसर अपने हाथ से गंवाए। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसके प्रतिफल क्या होंगे, क्योंकि इस घटना को लेकर के आनंद फानंद में निर्णय नहीं लिए जा सकते थे और लिए गए। अब हुआ ये कि सिंदूर तो आपने फैला लिया, लेकिन उसके तत्काल बाद आपने सिंधु जल परियोजना निलंबित कर दी, उसको समाप्त कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी जो हमारी शिमला ट्रीटी थी उसको रद्द कर दिया। उसके बाद वो जो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात है वो खत्म हो गई, और वो दरवाजा हमारे भारत ने खोला। अगर सिंधु जल परियोजना को हथियार न बनाया जाता तो मुझे लगता है कि शिमला समझौता भी अस्तित्व में रहता और फिर अमेरिका को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता। मौका मिल गया। उसके बाद दूसरा मौका उन्होंने गंवाया कि जब अमेरिका ने उन्हें आमंत्रित किया तो अमेरिका के साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं था, क्यों हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी, अमेरिका से नहीं चल रही थी। बल्कि स्थिति ये है कि जिस चीन के पास हम आज रेड कारपेट वेलकम स्वीकार कर रहे हैं, उस चीन ने उस ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। तो हमें एहतियात तो आज बरतनी थी कि हम चीन न जाते, लेकिन हमने अमेरिका नहीं गए, और उसका फायदा, जो खाली जगह बची उसका फायदा जनरल मुनीर ने उठाया, और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने उठाया। यानी आपने अवसर अपने हाथ से गंवाए। बाद में भी मौका था कि आप जब ये हमारी टैरिफ डील की जो स्पेशल डील होनी थी, इसमें भी संवाद करते, अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से आप नीचे के स्तर पर बातचीत लगातार करते रहे, आपने देश के अर्थशास्त्रियों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, आप नौकरशाही के भरोसे सारा काम करते रहे, और उसका खामियाजा ये हुआ कि अमेरिका ने आपको कई तारीखें दी डील पे साइन होने से पहले कि भाई बात करो, समझ लो, सुलझ जाओ, लेकिन आप अपनी हट पर अड़े रहे, और उसका खामियाजा ये है कि आप 50% पर पहुंच गया आपका मामला जो है टैरिफ का। अब अगर हमने अभी भी संवाद के लिए दरवाजा न खोला तो मुझे लगता है कि ये तो अभी प्राइमरी सैंक्शन है। बाद में ये पूरी तरह से प्रतिबंध अगर खुल के लग गए तो आपका जो अमेरिका के साथ लेन देन है
वो अगर बंद होता है तो क्या हालत होगी, इसकी कल्पना आपने नहीं की। रुपए की क्या हालत हो गई है, 2014 में हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले किस स्थिति में था, आज कहाँ पहुंच गया, इसकी आप चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ इतनी हो गई और हमने अमेरिका को जवाब दे दिया है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अरे असर तो साफ साफ पड़ रहा है। लाखों की संख्या में हमारे जो कारीगर हैं, चाहे हीरा जगत के हों, उद्योग के हों, चाहे कपड़ा उद्योग के हों, चाहे फार्मास्यूटिकल्स के हों, चाहे समुद्र से जो मछली निकालते हैं, झींगा निकालते हैं, उसके हों, वो सब बेरोजगार हो गए, उनके सबके ऑर्डर ठप हो गए हैं, उनसे कह दिया अपने घर जाओ। लेकिन इसकी चिंता नहीं होगी, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं करेगा। और आजकल हाईलाइट हो रहा है कि हमारा रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है चीन। अरे भाई, चीन का तो लाल रंग सबको ऐसी तरह से बिछा के उल्टा करने का है, शुरू से रहा है। और चीन के झंडे का रंग लाल है, ड्रैगन है, वो आपको खा जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि इनके पास विदेश नीति में समझाइश देने वाला कोई नहीं है, घरेलू नीति में समझाइश देने वाला कोई नहीं है। ये स्वयंभू सरताज है, इन्हें जो अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, बाकी दुनिया तो बेवकूफ। लेकिन अमेरिका ने ये पोल खोल दी कि आपकी नसों में गर्म सिंदूर नहीं बहता, आपकी नसों में सिर्फ व्यवसाय बहता है। आपने रूस से सस्ता तेल लिया, उसका सारा मुनाफा आपने अपनी पसंद के उद्योगपतियों को दे दिया, जनता की जेब में उस सस्ते तेल का एक पैसा नहीं पहुंचा। आज भी 105 रुपए लीटर, 110 रुपए लीटर पेट्रोल जनता खरीद रही है। तो जब इतना सब कुछ बेनकाब हो चुका है, उस पर भी बेशर्मी के साथ आप एससीओ की बैठक में अमेरिका के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो आपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, अब आप गर्दन पर अपनी कुल्हाड़ी रख रहे हैं, और इससे पूरे देश का जो नुकसान होगा, और मैं बार बार कहता हूँ कि उसका खामियाजा भरने में सदियां लग जाएगी। जी जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, सर्गियो गोरवस्की जो बड़े क्लोज एडवाइजर हैं ट्रम्प साहब के, अब वो भारत के आपके उच्चायुक्त या आप एम्बेसडर बन के वो आ रहे हैं, और वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के भी इंचार्ज हैं। तो एक तरीके से हमारा जो एम्बेसडर है भारत का, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी देखेगा और साउथ एशिया के इंटरेस्ट भी देखेगा। एक तरीके से एक पहरेदार को भेजा जा रहा है, जो अब दिल्ली के लुटन दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। तो भारत की क्या सुरक्षा अब खतरे में नहीं है? क्योंकि अमेरिका ने तो सर्जियो गोर को या गोरवस्की को, जो ताशकंद में जन्मे पैदा हुए, एम्बेसडर बना के भारत में भेज दिया है, और ऐसी सिचुएशन तो भारत की कभी भी नहीं हुई। तो अब भारत इस उच्चायुक्त से कैसे डील करेगा? आपका क्या मानना है? देखिए सर, भारत में अमेरिका से जो रिश्ते रहे हैं वो बड़े विचित्र किस्म के रहे हैं, नरम होते रहे हैं। लेकिन कि आपके दरवाजे पर अमेरिका अपने पहरेदार को खड़ा कर दे और आप उफ तक न कर पाए। आप इस राजनीति के जो अतीत को है उसको जानते हैं, उसकी हैसियत को जानते हैं। अब इसकी नियुक्ति से पहले कम से कम एक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करते, लेकिन आपने कोई विरोध भी प्रकट नहीं किया, आपने सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि आज की स्थिति में यह है कि भारत संवाद में किसी भी पायदान पर खड़ा नहीं, न विदेश मंत्री के स्तर पर संवाद हो रहा है, न प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर कोई संवाद हो रहा है। बिचौलियों के जरिए आप संवाद करना चाहते हैं तो उससे बात बनेगी नहीं। और जब ये जो नई नियुक्ति राजनीति की हुई है, ये निश्चित तौर पर अब संप्रभुता के लिए खतरा है। पहले तो आपने केवल अप्रवासी अवैध अपने जहाज में भर के हमारे यहाँ भेज दिए और हमने कुछ नहीं कहा, एक घटना हो गई। लेकिन एक के बाद एक आपकी संप्रभुता पर हमले हो रहे हैं, आप पर टैरिफ भी अलग लग रहा है, आपके खिलाफ जो विचारधारा का आदमी है वो अलग से राजदूत बन के बिठाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच संबंध बनाए रखने की नहीं है। उसे आपने जैसा कि कहा कि पूरे उपमहाद्वीप की भी निगरानी करनी है। तो ये जो खतरे हैं, जो आफत बोल ले रहे हैं मोदी जी, इसके लिए उनको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि अब वहां तो अहोरूपम अहो ध्वनि चल रही है। उनका आरएसएस कह रहा है कि नहीं नहीं, अरे मोदी जैसा कोई है नहीं, हमने तो उनको रिटायरमेंट के लिए बोला नहीं। तो जब ऐसा आदमी रिटायर नहीं होगा
और लगातार गलती पर गलती करता जाएगा तो आखिर विरोध तो प्रकट करना पड़ेगा। वो जनता सड़क पर आएगी, आ चुकी है। बिहार में SIR से सीगडेस हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है मोदी जी के लिए बहुत अच्छे नहीं है। चीन से जब ये लौट कर आएंगे तो और एक नई आफत अपने साथ लेकर आएंगे, जिससे निपटना इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। जी। जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए राकेश अचल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।